नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के सब्जेक्ट एमएचडी 9 कहानी, स्वरूप और विकास, इसका चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख ले रहे हैं। आज की इस वीडियो में इकाई 2 कहानी का अर्थ और इसके स्वरूप, ठीक है, तो इसका दूसरा भाग देख लेंगे। पहले भाग में कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा किया गया था, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि कहानी की पहचान का प्रमुख आधार, ठीक है, कहानी और उपन्यास, विशेष करके ये दोनों में क्या समानताएं हैं और दोनों में क्या अंतर है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वैसे ही देख लेंगे हम लोग कहानी का उद्देश्य, ठीक है, छोटी कहानी की परिभाषा, और लास्ट में देखेंगे छोटी कहानी के रूप में स्केच और उपाख्यान की भूमिका। तो ये भी देखा जाता है कि स्केच और उपाख्यान की भूमिका ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है, ठीक है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन हो तो उसमें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट तो रहता ही है। तो पहले देख लेते हैं कहानी का पहचान का प्रमुख आधार। शॉर्ट स्टोरी है ना, छोटी कहानी विधा पहले यूरोपीय भाषाओं में विकसित हुई। बंगला में रविंद्रनाथ ठाकुर ने 19वीं सदी के अंतिम दशक में शॉर्ट स्टोरी के नमूने पर, है ना, छोटो गल्पो, है ना, या हिंदी में छोटो गल्प या फिर ओनली गल्प नाम से लगभग 44 रचनाएं लिखी। तो क्या हुआ, पहले जो पश्चिमी देश है, तो पश्चिमी देश में ये छोटी कहानी लिखने का परंपरा प्रारंभ हुआ, और उसके बाद भारत में सबसे पहले ये बंगला भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लाया गया, और फिर बंगला से ही ये हिंदी में आया, ठीक है। 1900 से 1910 ईस्वी में हिंदी उर्दू में इसी श्रेणी की रचनाएं सरस्वती, जमाना आदि पत्रिकाओं में आख्यायिका और कहानी के नाम से प्रकाशित हुई। आप जानते हैं कि सरस्वती उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका था ना, जिसका संपादन करते थे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। वैसे ही जो जमाना, इसके संपादक खुद प्रेमचंद थे। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे ये पत्रिकाएं, और इन पत्रिकाओं में ये छोटी कहानियाँ आख्यायिका या फिर कहानी इस नाम से छपते थे। हिंदी में प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल ने कहानी के स्वरूप निर्धारण का प्रयास किया। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना, एक महत्वपूर्ण प्रामाणिक दस्तावेज है हिंदी साहित्य का, है ना, तो उसमें कहा गया है कि प्राचीन कथा साहित्य में उपलब्ध कथाओं को 2 स्थूल भेदों, घटना प्रधान और मार्मिक में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। घटना प्रधान अर्थात कोई एक विशेष घटना को लेकर उस कहानियों को लिखा गया। उदाहरण के तौर पर वृहद कथा, बेताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी आदि को उन्होंने घटना चक्र में रमाने वाली रचनाएं माना। तो कादम्बरी ना, जिसका हम लोग इकाई 1 में डिटेल समझ भी चुके हैं जिसको, है ना, वैसे ही माधवानल, कामकंदला आदि को उन्होंने मार्मिक प्रसंगों में या फिर मार्मिक स्थलों में रमाने वाली भाव प्रधान आख्यान कहा है। अर्थात ये सब हो गया मार्मिक भाव प्रधान आख्यान, और वे सब जो थे वो घटना प्रधान आख्यान थे, ठीक है। शुक्ल जी ने स्पष्ट किया कि अंग्रेजी पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली छोटी आख्यायिकाओं या कहानियों से प्रेरणा लेकर बंगाल में गल्प के नाम से कहानियाँ प्रकाशित की गई। कहानी के नए प्रयोग होते रहे, आज भी हो रहे हैं। हिंदी कहानी के 20वीं सदी के छठे दशक में प्रवेश करते समय विश्व स्तर पर कहानी का रूप अत्यधिक वैविध्यपूर्ण और जटिल हो चुका था। आश्चर्यपूर्ण घटनाएं 19वीं सदी की कहानी की पहचान हुआ करती थी। अर्थात ठीक है,
आश्चर्यपूर्ण घटनाओं को लेकर 19वीं सदी में कहानियाँ लिखी जाती थी। ठीक है, परंतु 20वीं शताब्दी के सूक्ष्म कार्य, व्यापार और सामान्य प्रसंगों को कहानीकार ने ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है, अर्थात सामान्य प्रसंगों को लेके, सामान्य कार्य व्यापारों को लेके, ठीक है, अब अधिक कहानी रची जाने लगी। संरचना के दृष्टि से अगर चौथे दशक में देखें, चौथे दशक अर्थात 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में, है ना, तो हिंदी कहानी प्रौढ़ता तक पहुंच गई और जिसका श्रेय प्रेमचंद के साथ साथ जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद जोशी आदि को जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है ना। उनकी जो कहानियां हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेरक होती है और बहुत ज़्यादा प्रासंगिक होती है। ठीक है, तो ये हो गया। वैसे ही अगर छठे दशक का बात करें, है ना, मतलब 20वीं सदी के ही छठे दशक में, तो उस समय अमरकांत, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, शेखर जोशी, इंतजार हुसैन, निर्मल वर्मा, रेणु, है ना, अर्थात फणीश्वरनाथ रेणु, है ना, आदि ने भी कहानी की संरचना को छठे दशक में नए आयाम प्रदान किए। ठीक है, तो इन रचनाकारों का नाम, कुछ नाम जरूर सबको याद रहता है, और अगर कुछ याद नहीं भी है ठीक से तो कुछ नामों को जरूर याद रखना चाहिए, काहे कि ये रचनाकार बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अब देख लेते हैं कहानी और उपन्यास, है ना, तो ये दोनों में क्या समानताएं हैं या फिर क्या अंतर है। ठीक है, तो आप जानते हैं, अगर सामान्य भाषा में अगर कहा जाए, है ना, कि जो एक सीमित क्षेत्र के लिए, है ना, लिखा गया है वो कहानी है, और एक बड़े परिप्रेक्ष्य में जो लिखी गई है वो उपन्यास। सामान्यतः कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि दोनों में क्या बातें हैं। तो कथ्य की दृष्टि से उपन्यास और कहानी लगभग समान है। दोनों ही मानव जीवन की सच्चाइयों और संवेदनाओं का चित्रण करते हैं, किंतु उपन्यास मानव जीवन की सच्चाइयों और संवेदनाओं को एक, ये गलत है, विजन के रूप में उसमें समाहार होता है। वहीं कहानी मात्र एक सच्चाई या संवेदना के बिंदु पर केंद्रित होती है ना। कहानी का यथार्थ जीवन के एक हिस्से तक सीमित होता है। ठीक है, तो अर्थात क्या हो गया, जो उपन्यास है तो वो मानिए जैसे ये एक वृत्त है तो ये पूरे क्षेत्र को ये कवर करता है, और अगर कहानी है तो क्या करता है, ये जैसे वृत्त है तो इसका एक छोटे से भाग को ये क्या करता है, प्रकाशित करता है ना। ठीक है, तो वो संपूर्ण भाग को प्रकाशित करता है और एक छोटे से भाग पर केंद्रित रहता है, यही मूल अंतर है। ठीक है, अब दोनों के अंतर को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कहानी और उपन्यास में अंतर। कहानी और उपन्यास दोनों में ही कथानक होता है। उपन्यास महाकाव्य के समान जीवन के सभी पहलुओं को केंद्र में रखकर पात्रों के चरित्र चित्रण, उनके विकास, स्थानीय वातावरण, भावनाओं के आघात प्रतिघात, मुख्य कथा के साथ सहयोगी कथा प्रसंगों को लेकर चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इस दृष्टि से उसे एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। कहानी का प्रेरक कोई एक मार्मिक विचार होता है और इस विचार का विकास ही केंद्रित होकर अंत में उद्देश्य रूप में परिणत हो जाता है। ठीक है, अर्थात जो उपन्यास हो गया उसमें एक मूल कथा के साथ साथ कई सहयोगी कथाएं भी चलती है ना, लेकिन जो कहानी होता है इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें एक ही प्रसंग होता है और इसी को केंद्र बनाते हुए इसका जो उद्देश्य है ये पूरा होता है, अर्थात कहानी पूरा हो जाता है। इसमें कहानीकार को अपनी दृष्टि सीमित रखनी होती है। दूसरा अंतर अगर देखें तो कथानक की सीमा के कारण ही उपन्यास
और कहानी के आकार में भी अंतर होता है। कहानी 8-10 पृष्ठ से लेकर 10-15 पृष्ठों तक की होती है और आसानी से एक बैठक में पढ़ी जा सकती है। पर उपन्यास के लिए पृष्ठ अथवा समय का ऐसा कोई बंधन नहीं होता। ठीक है। साथ ही कहानी का रूप छोटा होता है, उपन्यास का रूप बड़ा होता है। वैसे ही अगर अगला अंतर देखें तो कहानी और उपन्यास की कल्पना में भी विस्तार और संक्षेप का मौलिक भेद होता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि उपन्यास में रचनाकार अपने प्रतिछाया में एक बड़े वृत्त को घेरते हैं, जबकि कहानी में रचनाकार नज़दीक से एक वृत्त के एक अंश को अधिक बारीकी से शोधता है। चौथा अंतर अगर देखें तो विचारों और भावों की अभिव्यक्ति का स्तर भी उपन्यास और कहानी के बीच एक अंतर स्थापित करता है। ठीक है। तो विचारों और भावों की अभिव्यक्ति का स्तर, इसमें भी अंतर दिखता है। उपन्यासकार की अपेक्षा कहानीकार का कार्य अधिक विवेकपूर्ण होता है। इसमें स्मृति से अधिक विस्मृति की सहायता लेनी पड़ती है। संभवतः इसका एक कारण यह भी है कि उपन्यास में चरित्र के विकास की संपूर्ण संभावनाएं होती है, जबकि कहानी में चरित्र का मात्र उद्घाटन होता है। ठीक है। अगर शैली का बात करें तो शैली के दृष्टि से भी कहानी की शैली में प्राण व्यंजकता और ध्वन्यात्मकता होती है, जबकि उपन्यास में विश्लेषण शैली का महत्व होता है। ठीक है। ये हो गया दोनों में अंतर। अब देख लेते हैं कहानी का उद्देश्य। ठीक है। तो कहानी के कई उद्देश्य हो सकते हैं, है ना। इसका उद्देश्य मनोरंजन करना, उपदेश देना, नैतिक मूल्यों की स्थापना करना आदि कुछ भी हो सकता है ना। तो कहानी का उद्देश्य समय के साथ बदलता रहा है। एक समय था जब कहानी का उद्देश्य किसी आदर्श की प्रतिष्ठा करना था, है ना। जो प्रेमचंद युगीन कहानी है ना, या उससे पहले की जो कहानियां हैं, सबके पीछे एक ही उद्देश्य था कि किसी न किसी आदर्श की प्रतिष्ठा करना ना। फिर कहानी में किसी समस्या की प्रतिष्ठा करना, ठीक है, नया उद्देश्य हो गया। ठीक है। मैंने लोगों का जैसे सोच बदला तो अब समस्या की प्रतिष्ठा करना कहानी का उद्देश्य हो गया। अब आगे, आज कहानी सामान्य रूप से पाठक को उस संवेदना तक पहुंचाने का काम करती है जहां पहुंचकर पाठक तदनुरूप मानसिक प्रक्रिया से गुजरता हुआ समस्या के समाधान के स्तर पर स्वयं को एक क्रियाशील इकाई के रूप में अनुभव कर सके। अर्थात आज का जो कहानी है, इसमें पाठक खुद को ही समस्या के केंद्र में पाता है और खुद ही समाधान खोजने का प्रयास करता है। वह पाठक की प्रेरणा का विषय बन सके। ठीक है। तो ऐसा कहानी अब रची जाने लगी है। यह भी कहा जा सकता है कि आदर्शवादी कहानी के दौर से निकलकर आज यह वास्तववादी कहानी में परिवर्तित हो गया है। अब देख लेते हैं छोटी कहानी की परिभाषा। छोटी कहानी एक प्रकार की गद्य कथा है जो सामान्यतः उपन्यास और लघु उपन्यास की तुलना में अधिक सुसंबद्ध और संकेंद्रित या घनीभूत होती है ना। 19वीं सदी में साहित्यिक विधा के रूप में इसे पहचाना गया है ना। हम लोग देखें कि सबसे पहले छोटी कहानी की रचना पश्चिम में हुई ना, फिर भारत में सबसे पहले बंगला साहित्य में लिखा गया और फिर बंगला से ये हिंदी में भी आया। लघु कथाओं का अस्तित्व वैसे तो बहुत प्राचीन है, पर छोटी कहानी के नाम से जो कथारूप का विकास यूरोप और अमेरिका में 19वीं शताब्दी में हुआ, वो अपने चरित्र में बिल्कुल नया था। भारत में बंगला साहित्य में इसे छोटो गल्पों के नाम से लिखा गया
और बंगला साहित्य से ही यह हिंदी साहित्य में आया। अब देख लेते हैं छोटी कहानी के रूप निर्धारण में स्केच और उपाख्यान की भूमिका। ठीक है, स्केच जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखा चित्र भी कहते हैं। ठीक है, और जो उपाख्यान है जिसको हम लोग टेल भी कहते हैं, माने कथा। ठीक है, तो दोनों में रेखा चित्र क्या होता है कि जो लेखक होते हैं वो उसको लिख के रखते हैं ना, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है या महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, है ना, जो वास्तविक घटनाएं हैं, वो सामान्यतः रेखा चित्र में आ जाता है ना। जबकि उपाख्यान है तो ये क्या है, कल्पनात्मक कथा है या फिर अति कल्पना से युक्त कथा है ना। जैसे हम लोग कोई पौराणिक परिकथा सुनाते हैं, है ना, इस तरह से आग जला के लोग अलाव के चारों ओर बैठ जाते हैं और कोई ना कोई कुछ ना कुछ सुनाए जा रहा है जिसका वास्तविकता से कोई योगदान नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उपाख्यान। अब क्या है कि जब छोटी कहानी को लिखा जाता है तो इसमें ये स्केच और उपाख्यान, है ना, अर्थात रियलिटी और कल्पना, है ना, दोनों का सम्मिश्रण करके कहानी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। हिंदी की महत्वपूर्ण विधा के रूप में छोटी कहानी के विकास में स्केच और टेल या उपाख्यान, है ना, उपाख्यान को टेल कहते हैं, का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके अंदर ही आधुनिक छोटी कहानी विकसित हुई है। स्केच तथ्यात्मक और पत्रकारिता के गुणों से युक्त है। ठीक है, अर्थात स्केच जो होता है उसमें अपना तथ्य होता है, फैक्ट होता है, और पत्रकारिता के गुणों से युक्त है। वहीं उपाख्यान की तुलना में अधिक विश्लेषणात्मक और न्यूनतम कथात्मक या नाटकीय होता है। ठीक है, तो ये भी बात किसके बारे में कही गई, तो स्केच के बारे में ही ना, कि ये उपाख्यान के तुलना में अधिक विश्लेषण करने योग्य है। ठीक है, और कथात्मक बात थोड़ा सा कम है, नाटकीयता थोड़ा कम है। स्केच का प्राथमिक रूप लिखित है और उपाख्यान का मौखिक, है ना, अर्थात ऐसे ही क्या जो कल्पनीय कथाएं हैं वो सब कथाएं, जैसे हम लोग परिलोक का कथा का उदाहरण लिए ना। इसके लेखक वर्तमान और प्रत्यक्ष यथार्थ पर तीव्र दृष्टि रखता है। स्केच का बात हो रहा है ना, तो स्केच के विपरीत उपाख्यान दरबार या अलाव, है ना, आग जला के उसके चारों ओर, ने आग जलाना उसको क्या बोलते हैं, अलाव बोलते हैं, तो उसके चारों ओर बैठे श्रोताओं को सुनाई जाने वाली अतीत की पुनर्रचना वाली कथा होती है। 19वीं शताब्दी के कुछ लेखकों ने स्केच के तत्वों के साथ आख्यान को मिलाकर ना छोटी कहानी नामक विधा बनाई, है ना, अर्थात वास्तविकता और कल्पना दोनों को मिलाकर ये छोटी कहानी की रचना की गई, जिसका सामान्य उद्देश्य उपाख्यान की फंतासी और कल्पनात्मक उड़ान को कम करके स्केच को उसकी कठोर तथा तथ्यात्मकता से मुक्त करना था। ठीक है, अर्थात स्केच का जो अपना तथ्यात्मकता था, कठोरता था, उससे इसको थोड़ा सा मुक्त करना था, और जो उपाख्यान में फंतासी बातें होते रहता था ना, कल्पनात्मक उड़ान जो चलते रहता था, उसको कम करना था। तो मिला जुला के एक बैलेंस बनाना था। ठीक है, तो इस तरह से आधुनिक छोटी कहानी उपाख्यान और स्केच के सम्मिलित गुणों से युक्त होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्दी अगले इकाई का वीडियो लेकर आएंगे। अगर इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।